नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। समय कम है और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हमने कोशिश करी है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए हमने कई सारी बुक्स को रीड किया और उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें मिली हैं, वो सारी जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल उसको हमने एक वीडियो में कंपाइल किया है। आई होप आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये और आप सभी की तैयारी में मददगार होगा। चलिए तो शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने सीटेट के स्टडी उसको सिलेबस को अगर आपने डिटेल्ड सिलेबस को रीड किया होगा, तो आपने ये पता लगाया होगा कि एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, उसका जो सिलेबस है, वो पॉइंट वाइज़ पॉइंट है। तो उसमें एक जो टॉपिक है, वो फूड टॉपिक है। तो वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में हम फूड टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। आपको ये थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ कि कई सारी बुक्स को स्टडी किया तो उसमें ये पाया गया कि कई सारा कंटेंट जो ये होता है वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता है, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता है पढ़ने के लिए। इसीलिए इस वीडियो में केवल उन्हीं टॉपिक्स को हाइलाइटेड किया गया है जो बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन्हीं चीज़ों को आपके लिए पॉइंट्स में और हाइलाइट करके लाया गया है। तो यहाँ पर बात की गई है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जनरली हमारा कंसेप्ट ये होता है कि पौधे के हम फ्रूट वाला जो पार्ट होता है हम उसको यूज़ करते हैं खाने में। लेकिन कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों का यूज़ खाने में किया जाता है, कुछ के तनों का यूज़ खाने में किया जाता है, कुछ की पत्तियों का यूज़ खाने में किया जाता है और फल तो खाते ही हैं और कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनके फलों का भोजन के रूप में सेवन नहीं किया जाता है या हानिकारक होता है। तो यहाँ पर बात उन पौधों की गई है जो इनका 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों से ये देखिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसको हम बोलते हैं और पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सरसों का साग, हम लोग कभी-कभी एग्ज़ाम्पल देते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो इस तरह से सरसों एक एग्ज़ाम्पल है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एक इस तरीके का पौधा है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। और भी ऐसे कई सारे पौधे आप जब अपनी डेली लाइफ में रूटीन में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके अलग-अलग पार्ट्स का या 2 से अधिक पार्ट्स का यूज़ भोजन के रूप में किया जाता है। आइए अब कुछ जंतुओं के बारे में जान लेते हैं जिनको अलग-अलग कैटेगरी में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। जंतुओं को बेसिकली 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में उन जंतुओं का नाम आता है जो केवल पौधे और पादप के उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद मतलब होता है जो पौधे के बाय प्रोडक्ट्स, या तो डायरेक्ट आप पौधे का सेवन कर रहे हैं, वो उन जंतुओं के बारे में बात करें, या फिर वो उन पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद का भक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे जंतु जो हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी में उन जंतुओं को रखा जाता है जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु। और थर्ड कैटेगरी में ऐसे जंतुओं को जो है रखा जाता है जो पौधे और जंतु दोनों ही का भक्षण करते हैं और इन्हें थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है और जिनको बोलते हैं हम सर्वाहारी जंतु। ठीक है। फूड चेन अगर आपने पढ़ा होगा, खाद्य जाल जिसे बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में पौधों को उत्पादक कहा जाता है। पौधों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। यानी एक सेकेंड, ठीक है। दूसरे जो पौधों पर निर्भर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर टिड्डे को ले लेते हैं जो कि पौधों को का भक्षण करता है, तो इसको प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी। टिड्डे को मान लीजिए मेंढक ने खाया, मेंढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, और ऐसे ही टिड्डे को मान लीजिए, इसको मेंढक को सांप ने खाया, तो ये आपका
तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। और इन तीनों श्रेणियों का भक्षण करने के बाद जो श्रेणी आती है वो सर्वाहारी की कैटेगरी आ जाती है, जिसमें मनुष्य को रखा जाता है। ठीक है, ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है वो सर्वाहारी है, क्योंकि वो आपका ये शाकाहारी जंतुओं का, यानी जो पादप हैं उनका भी, ये शाकाहारी जंतु इसको भी बोलते हैं, उत्पादों को भी, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको, और साथ ही जो मांसाहारी जंतु हैं उनका भी भक्षण करता है। इसीलिए मनुष्य को जो है सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी आप कोई ये क्वेरी नहीं कर सकता है कि इस फूड चेन में आपने मांसाहारी जंतुओं की एक बड़ी श्रृंखला को तो लिया ही नहीं गया, क्योंकि फूड चेन्स अलग अलग तरीके की भी होती है। ठीक है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर एक समरी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरे चैप्टर का एक सारांश है ये। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। बिल्कुल विविधता है, क्योंकि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ भाषा में विविधता है, पहनावे में विविधता है, और जो है हमारा फूड कल्चर है उसमें भी कई सारी डाइवर्सिटी है। नॉर्थ का फूड सिस्टम अलग है, साउथ का फूड कल्चर अलग है, वेस्ट का अलग है, गुजरात का, राजस्थान का, जैसे आप समझ सकते हैं कि खान पान अलग है, और हमारे जो बंगाल का खान पान अलग है। और जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी खान पान की एक अलग आपको वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पौधे और जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं वो होते हैं आपके सर्वाहारी। तो ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमको पोषक तत्वों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या भोजन इंसान क्यों करता है। तो भोजन इंसान इसलिए करता है क्योंकि बॉडी को अच्छे से रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो फूड आइटम से, न्यूट्रिशंस के जो माध्यम से हमको मिलती है। न्यूट्रिशंस जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अलावा रूक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। पोषक तत्वों में इनको भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ रूक्षांश से मतलब है फाइबर। ठीक है, फाइबर और वाटर ये क्या है, डायरेक्टली हमें पोषक तत्व तो नहीं मतलब कोई न्यूट्रिशन तो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारे भोजन को पचने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका होना भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वीडियो को शुरुआती स्तर पर मैंने बता दिया था कि इस वीडियो में पूरा आपको मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दूंगी, सिर्फ हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी हैं। आपके लिए परीक्षा के लिहाज से जो जो बिंदु महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, ताकि कम समय में आपकी एक जो है एक अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है, अब आपको पूरा ढेर सारी पोथी रख के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको रिवीजन चाहिए, और इस वीडियो में आपका रिवीजन कराया जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन की का पैटर्न समझते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल वे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जैसे कैसे पता लगेगा कि इस खाद्य पदार्थ में वो है जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, या कैसे पता चलेगा कि ये इसमें प्रोटीन है, या कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें वसा है। तो इनके परीक्षण के जो हैं वो अलग अलग माध्यम हैं। मंड का या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम अलग विधि से करते हैं, प्रोटीन के लिए विधि अलग है, और ऐसे ही वसा के लिए विधि अलग है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या इनमें अंतर है, और कैसे हम पता लगाएंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, मंड चावल में जैसे, और आपका शर्करा यानी आलू वगैरह की जब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखेंगे मैंने। मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री की एक अल्प मात्रा ले, उसमें तनु आयोडीन विलयन। तनु आयोडीन विलयन का मतलब होता है, यह तनु शब्द से आशय ये है कि जो विलयन लेना है वो पतला लेना है। आयोडीन का, आयोडीन का जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए। और एक वर्ड होता है सांद्र, जिसका मतलब होता है गाढ़ा, कंसंट्रेट। तो उसकी हमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। तो यहाँ पर कलर कौन सा आ रहा है, नीला या काला।
अगर ये नीला और काला रंग हो रहा है तो वो मंड की उपस्थिति दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि अगर खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन की बूंदें डाली जाती हैं और प्राप्त मिश्रण का रंग नीला या काला हो जाता है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें किस पोषक तत्व की उपस्थिति है। फिर वो ऑप्शन दे देगी कि विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या कौन सा पोषक तत्व है। तो वहाँ पर आप टिक लगाएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या मंड है। मंड भी ऑप्शन में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण में जब हम तनु आयोडीन विलयन को डालते हैं तो मिश्रण का रंग जो है वो किस तरह का हो जाता है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा नीला या काला, जो भी ऑप्शन में हो। तीसरे तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि किसी कार्बोहाइड्रेट या मंड के विलयन में का रंग, मतलब किस केमिकल को जब हम उसमें डालें कि उस कार्बोहाइड्रेट के विलयन का जो रंग है वो नीला या काला हो जाए। तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन का नाम क्या देना पड़ेगा, तनु आयोडीन, या सिर्फ आयोडीन भी लिख के आ जाएगा तो आप वहाँ पे उसको टिक कर देंगे। ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है अगर वो ठोस है, ठीक है, तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं परख नली को, में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा जो है सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिलाइए। जब हम मंड का परीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया था, आयोडीन का। प्रोटीन का जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट के और 10 बूंद कास्टिक सोडा के, यानी कास्टिक सोडा की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। उसके बाद कलर देखिए, कलर कौन सा आ जाएगा। अगर कलर बैगनी हो जाए, कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पे, बैगनी, और जो हम मंड का परीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पर कौन सा कलर आ रहा था, नीला या काला। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। प्रोटीन में बैगनी कलर आ रहा है, मंड के परीक्षण में नीला या काला रंग हो रहा था। प्रोटीन की को चेक करने के लिए हमने इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाया और वहाँ पर मंड के परीक्षण में हमने क्या डाला था, आयोडीन, तनु आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था। ठीक है, तो बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक वैसे ही वसा के लिए भी परीक्षण होता है, लेकिन वसा के परीक्षण का अंतर केवल इतना होता है कि इसमें हम कोई भी केमिकल सॉल्यूशन नहीं डालते हैं। वसा का या फैट का पता लगाने के लिए नॉर्मली हम जो कोई खाद्य पदार्थ जिसमें हमें पता लगाना है कि इसमें वसा है या नहीं, उस खाद्य पदार्थ को हम कागज़ से ढक देते हैं और उसको ऊपर से कूटते हैं। ठीक है, कूटने के बाद कागज़ के अंदर से वो खाद्य पदार्थ हटा लेते हैं और उस कागज़ को थोड़ा सा धूप में रखते हुए हम इस तरीके से देखते हैं। अगर वो कागज़ तैलीय हो जाए या ट्रांसलूसेंट नज़र आने लगे, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ना तो एकदम पारदर्शी ना ही पूरा अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट हो जाए और उसमें तेल के छोटे छोटे धब्बे नज़र आने लगे तो हम पता लगा लेते हैं कि ये जो फूड आइटम था उसमें फैट है, वसा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी केमिकल सॉल्यूशन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, करते हैं इसमें, इसका परीक्षण जो है वो नॉर्मली हो जाता है। याद रखने के लिए केवल आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रखना है। ठीक है, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी जिसे बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको एकदम से थकान सी महसूस होती है, आप में एनर्जी डाउन लगती है तो आप ग्लूकोज पी लेते हो। ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ऑल्दो एनर्जी हमको वसा से भी मिलती है, तो फिर अंतर क्या हुआ। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट और जब वसा की हम सेम क्वांटिटी ले लेते हैं, सेम अमाउंट में हम उसे ले लेते हैं, तो एनर्जी के मामले में वसा से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वसा की मात्रा अगर हम रेगुलर बेसिस पे परमानेंट ज़्यादा लेते रहे तो वो आगे चल के मोटापे का कारण बनेगा। इसीलिए अगर हम लाभ की बात करें तो वसा की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है,
एनर्जी के मामले में वसा हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर हम सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों लें तो वसा से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम हमारे शरीर के लिए लाभ की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फायदेमंद होगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट की तुलना करते हुए अगर हम देखेंगे तो। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ गया है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के जो है रिच सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की आवश्यकता भी शरीर को वृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए होती है। प्रोटीन के जो रिच सोर्सेज होते हैं वो दालें होती हैं। ठीक है, दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। ठीक है, सोयाबीन भी, राजमा, ये सब पूरा जो है वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये सब। और प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो जो ऊर्जा का स्रोत था वो कार्बोहाइड्रेट और शरीर वर्धक भोजन के लिए प्रोटीन। अब विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। देखिए, बाकी सारे पोषक तत्वों के अलावा अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन का हमें डेली बेसिस पे लेना ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी को विटामिन की पर डे आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होता है। हम लेते हैं और ये रिलीज़ हो जाता है उसी दिन। इसीलिए विटामिन की मात्रा जो है हमारे शरीर में प्रतिदिन के हिसाब से पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि विटामिन की जो ज़रूरत है, अगर उसकी कमी एक लंबे समय तक होती रही हमारे शरीर को, तो हमारा शरीर जो है वो कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। और इस तरीके की जब एक पोषक तत्व की लंबे अंतराल तक हमारे शरीर को कमी होती रहती है तो उससे होने वाले जो रोग कहलाते हैं वो होते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, तो विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। और विटामिनों के समूह को जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी विटामिनों की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन ए को हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी कई सारे रोगों से लड़ने में मददगार होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, और विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन जो है वो अभी जो मैंने पिक्चर अभी आपको दिखा दूंगी तो उससे मिलते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो विटामिन के आपको साइंटिफिक नेम आना ज़रूरी है, और किस विटामिन से किस प्रकार की कमी हो जाती है तो उसका भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये सामने आपके एक चार्ट है, इसमें ये क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन का एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें विटामिन के बारे में ये बताया गया है कि विटामिन जो है वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो जो होता है वाटर सॉल्युबल, सेकेंड वन इज़ फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है जल में घुलनशील विटामिन, और फैट सॉल्युबल का मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से आता है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और उसमें आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है या निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है। तो वहाँ आपको जब तक क्लियर नहीं होगा आप उसमें सही आंसर को टिक नहीं कर पाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील केवल 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। फैट यानी वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन बी को कई सारे पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें विटामिन B1 है, B2 है, B5, B7, वन सेकेंड, ये B3। अब यहाँ पर हम इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5 का नियासिन, विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनोन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
विटामिन्स के साइंटिफिक नेम के बाद आइए हम एक बार देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए में लॉस ऑफ विजन, हिंदी में इसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी होता क्या है इसमें? पुअर विजन, देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी एट नाइट, रात के अंधेरे में या संध्या काल में हमको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, अगर बहुत दिनों तक विटामिन ए की कमी हमें रही या रहती है बॉडी में, तो फिर उसके बाद कंप्लीट जो है विजन लॉस हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और बेरी रोग में क्या हो जाता है? वीक मस्कल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और कोई भी काम करने में जो है वो शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्कर्वी का क्या सिम्टम्स हैं? ब्लीडिंग गम्स, यानी ब्लीडिंग गम्स वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और जो घाव होते हैं वो एक लंबा समय लेते हैं भरने में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और रिकेट्स का क्या सिम्टम्स हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जगह जगह से मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये भी बहुत पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर के लिए बहुत ज़रूरत होती है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? का जो असर है वो बोन्स और हमारे दांतों पर पड़ता है। जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और दांत जो हैं वो उनका क्षरण होने लगता है, यहाँ वहाँ से टूटने लगते हैं। आयोडीन एंड ग्वाइटर, फ्रेंड्स दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं इनसे। सबसे पहले आयोडीन देखते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसे घेंगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। घेंगा रोग में होता क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारे गर्दन के पास की जो ग्रंथियां होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती हैं, एक उभार हो जाता है उसमें। और जो बच्चों की मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो भी आयोडीन की कमी से हो जाती है। आयरन, प्रेजेंट टाइम में वुमेन्स में आयरन की कमी से होने वाला ये रोग जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एनीमिया जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। कभी कभी ये डायरेक्ट इसी नाम से आता है, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता यानी रक्त की अल्पता, खून की कमी हो जाना बॉडी में। तो कभी कभी ये इसी नाम से आ जाता है, क्योंकि एनीमिया वर्ड से तो कई सारे लोग फैमिलियर होते हैं, बट रक्ताल्पता उनको नहीं समझ में आता कि ये कौन सा वर्ड है। तो इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कि एनीमिया का हिंदी में नाम जो है वो रक्ताल्पता है। तो इसको क्या सिम्टम्स है? इसमें वीकनेस हो जाती है, कमजोरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपके लिए कितनी मददगार हुई। साथ ही में अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए था तो उसको भी आप हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि हम आप तक उसका भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएं। टिल देन, थैंक यू सो मच। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए और एक अपनी पढ़ाई को एक रिदम देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।